हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर को कैलकुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में बात करी थी। अब हम ये मान सकते हैं कि आप सभी को आर के अंदर जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इत्यादि, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आज हम इस लेक्चर में आर के इसी कैलकुलेशंस की एक और क्वालिटी की बात करेंगे, और यह क्वालिटी इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी है जिसने आर सॉफ्टवेयर को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं तो उनको हम सी कमांड के द्वारा कंबाइन कर लेते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, एक स्केलर अर्थात एक ही वैल्यू, जैसे हम कहें कि y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2, और एक हमारा होता है डेटा वेक्टर, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, जैसे y इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम एक साथ कंबाइन करके उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो अब हम जब भी अपने इस आर सॉफ्टवेयर की मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। अगर हमको अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन किन्हीं दो स्केलर या दो से ज़्यादा स्केलर्स के बीच में करना है तो कैसे किया जाए, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है और एक वेक्टर है, डेटा वेक्टर है, तो उनके बीच में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास दो डेटा वेक्टर हैं तो उनके बीच में हमारे जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको कैसे किया जाता है। और इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए आर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, आर की अपनी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आर किस प्रकार से वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है। अगर मुझको ये समझ में आ जाएगा तो हमको अपने जो भी कैलकुलेशंस आर के द्वारा करवाने हैं उनको हम उसी भाषा में लिख करके आर को समझा पाएंगे। इसके अलावा आर के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि आर के अंदर कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे GW बेसिक है या इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपको कुछ नंबर्स को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह का कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। शायद आपने अपने छोटे क्लासों में इस तरह के प्रोग्राम लिखे हों जहाँ पे आपको याद होगा हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि सम इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम इत्यादि करके। यहाँ पर क्या किया गया, उसी प्रोग्राम को एक फंक्शन के अंदर लिख दिया गया। तो अगर मुझे किन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ना है, उनका समेशन करना है, तो हमारा फंक्शन हो गया सम, और हमने खाली सम लिख करके और पैरेंथेसिस में उन नंबर्स को दे दिया तो सारे नंबर्स का मेरे को योग मिल जाएगा। इस तरह के जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, इससे हमको एडवांटेज क्या हुआ कि कोई भी प्रोग्राम को लिखना हमारा पहले से आसान हो गया। उसके अलावा क्या हुआ कि जिन प्रोग्राम्स को हम अपनी ओर से लिखना चाहते हैं जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस में नहीं है, उनको भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और उन प्रोग्राम के अंदर हम बिल्ट इन फंक्शंस और अपने डिफाइन करे फंक्शन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बड़े कैलकुलेशंस हमारे एक छोटे से कमांड के अंदर आराम से लिखे जा सकते हैं। ये सब कुछ इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर काबिलियत थी, खूबियाँ थीं, और उनको इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर डाला गया कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसमें वो हमारे सहायक हो सकें। और शायद यही एक कारण है कि आर कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो चलिए इस लेक्चर में हम इन छोटे छोटे ऑप्शंस की बात करते हैं, और हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको अपने इस तरह के कैलकुलेशंस करने हैं जहाँ पर हमारा एक डेटा वेक्टर है, स्केलर है, या दो डेटा वेक्टर है, उनके अंदर हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, और साथ ही हम इसमें से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की बात भी करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आर हमारी ये कैलकुलेशन कैसे करता है। ओके, सो सबसे पहला हम आपको एक उदाहरण लेते हैं कि एडिशन विद स्केलर, और जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दो नंबर्स को ले रहे हैं, एक हमारा डेटा वेक्टर है और एक हमारा स्केलर है।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए खाली दो वैल्यूज़ को लिया हुआ है, एक डेटा वेक्टर या एक स्केलर या दो डेटा वेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर का जो कैलकुलेशन खाली दो नंबर्स पर ही सीमित होता है। आर को हम अपने कोई भी कितने भी नंबर्स के हमारे वेरिएबल हों, चाहे 3 डेटा वेक्टर हों, चाहे 5 डेटा वेक्टर हों, चाहे 100 डेटा वेक्टर, हम उसमें आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम एक एक करके आपको इन उदाहरणों के द्वारा जो हमारा आर किस तरीके से कैलकुलेशन करता है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पहला ऑपरेशन हम आपको विस्तार से बताएंगे, बाकी ऑपरेशंस हमारे उसी लाइन पर अपने आप से होते जाएंगे, राइट। तो और इसको हम भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा वेक्टर लिया C2357 जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ है, और इसमें मैंने एक नंबर था, स्केलर था 10, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब आप देखिए इसका हमारा आउटकम क्या आ रहा है, और आउटकम के द्वारा आपको समझना है कि आर हमारे इन ऑपरेशन को किस प्रकार से कर रहा है। देखिए इसका आउटपुट हमारा आ गया 12, 13, 15, 17। तो अब देखिए इसने किया क्या, इसने क्या किया कि इसने ये जो +10 था, ये इसने इसके डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट के ऊपर इसको ऐड कर दिया। सबसे पहले इसने जो पहला एलिमेंट था 2, वहाँ पे उसने कर दिया 2 + 10। फिर ये उठ के आया, इसने इसमें 3 पर कर दिया तो 3 + 10 हो गया, 13 आ गया। फिर ये उठ करके थर्ड वैल्यू पे आ गया, 5 पे आया तो ये 5 + 10 हो गया और ये हो गया 15। और फिर उसके बाद ये अंतिम वैल्यू पर उठ के आया 7 पर, और इसने कर दिया 7 + 10 जो हमारा 17 हो गया। और यही अगर आप आर कंसोल में करना चाहेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का आउटपुट भी दिखाई देगा। अब जरा सा इस बात को समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर ये है कि जब भी हम यहाँ पे प्लस एक स्केलर कर रहे हैं तो यह ऑपरेशन हमारे उस डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर हम +10 की जगह अगर हम मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो क्या होगा। जिस प्रकार से एडिशन का सॉफ्टवेयर मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि ये डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, उसी तरीके से हमारा चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ये हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता जाएगा। और यही शायद एक खूबी थी आर की, जिसने आर को बाकी सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी। उसके बाद में अब हम यहाँ पे आपको एक और उदाहरण लेते हैं, और जहाँ पर हम ये दिखाते हैं आपको कि अगर आपके पास दो डेटा वेक्टर्स हैं और उनको अगर आपस में ऐड करना है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो डेटा वेक्टर लिए हैं, C2357 और दूसरा C -2, -3, -5 और 8, और उनको हमने आपस में जोड़ने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हम आपको इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स समझाने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे ऑपरेशंस आगे भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी चलते जाएंगे। इसको जब आप ऑपरेट करोगे तो देखिए ये आंसर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, 0 0 0 15। ये क्या हो रहा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए तो अगर हमने मान लीजिए दो डेटा वेक्टर्स को ऐसे लिख देते हैं, 2 3 5 7 -2 -3 -5 और 8, और इनको मुझको यहाँ पर ऐड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 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 प्लस, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले डेटा वेक्टर की जो पहली पोजीशन पर जो हमारी वैल्यू थी और जो दूसरे डेटा वेक्टर की पहली पोजीशन पर जो हमारी वैल्यू थी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर हम आगे की बात करते हैं तो पहले डेटा वेक्टर में जो हमारी सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू थी वो हमारे दूसरे डेटा वेक्टर की जो सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू हैं वहाँ पर ऐड हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर हम देखें, पहले डेटा वेक्टर में थर्ड पोजीशन पर जो हमारी वैल्यू थी वो हमारे दूसरे डेटा वेक्टर की थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू है वहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसी प्रकार से हमारे पहले डेटा वेक्टर में जो हमारे फोर्थ पोजीशन पर जो वैल्यू थी वो हमारे दूसरे डेटा वेक्टर की फोर्थ पोजीशन पर ऐड हो जाएगी। और देखिए यही कार्य यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है। अब इसका आप अगर उत्तर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 दैट इज 0, 3 - 3 ये क्या हो जाएगा 0,
5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 और 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 15। और देखिए यही जो आपका आंसर आया है वो यहाँ पर आया है और यही मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि इसके अंदर हमारा क्या ऑपरेशन हो रहा है। और इसी ऑपरेशन को आप अगर अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करेंगे तो भी देखिए आपको यही आउटकम यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या हुआ। बेसिक फंडामेंटल ये है कि अगर हमारे पास डेटा वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं तो जो नंबर्स की स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। अर्थात जो पहली पोजीशन पर वैल्यू है वो अगले डेटा वेक्टर की पहली पोजीशन से उसका मैनिपुलेशन होगा। जो दूसरे पोजीशन पर वैल्यू है वो हमारे अगले डेटा वेक्टर की दूसरी पोजीशन पर जो वैल्यूज है उसके साथ में काम करेगी और इसी प्रकार से यह क्रम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन में आप अगर ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे दोनों डेटा वेक्टर में 4 एलिमेंट्स लिए हैं और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 4 पोजीशन पहले डेटा वेक्टर में थी और 4 पोजीशन हमारे पास अगले डेटा वेक्टर में थी जिनको मैंने यहाँ पर आराम से ऐड कर दिया। ये बात आपको अभी ध्यान रखनी है क्योंकि हम आगे आने वाली स्लाइड में इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब जिस प्रकार से यहाँ पर आपने ये कार्य एडिशन के लिए किया है, जोड़ने के लिए किया है, यही कार्य अगर आपको सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए करना है तो यही फंडामेंटल हमारा आगे भी कंटिन्यू कर जाएगा। जहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्लस का काम किया हुआ है या मैंने ये जो प्लस का काम किया हुआ है इसको हमारा जो भी माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हम उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बॉडमास का रूल हम लगाते हैं स्केलर्स के ऊपर, वही बॉडमास का रूल हमारा इन डेटा वेक्टर्स के ऊपर भी काम करता है। राइट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक नए तरीके का एडिशन दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमारे पास 2 डेटा वेक्टर तो हैं लेकिन जो दोनों डेटा वेक्टर्स में जो टोटल नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। एक डेटा वेक्टर हमारे पास है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं 2, 3, 5, 7 और दूसरा डेटा वेक्टर है जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 8 और 9 और इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे उत्तर आता है 10, 12, 13, 16। ये क्या हो रहा है ये मुझे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए बेसिकली क्या यहाँ पे हो रहा है कि ये जो हमारा डेटा वेक्टर है C8, 9 ये पहले उठ करके यहाँ पर आता है और ये यहाँ पे आ करके 2 और 3 के साथ में कंबाइन होता है और फिर से ये उठ करके यहाँ पर आता है और ये 5 और 7 के साथ में कंबाइन होता है। अर्थात ये कुछ ऐसा चलेगा जैसे अगर हमने यहाँ पे 2, 3, 5, 7 4 वैल्यूज लिख दी अपने पहले डेटा वेक्टर की और उसके बाद में जो हमारा डेटा वेक्टर अगला है उसमें मैंने लिख दिया 8 और 9। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसने 2 और 8 को जोड़ दिया, आंसर दे दिया 10। उसने 3 और 9 को जोड़ दिया और उसने आंसर हमको दे दिया 12। अब इसके बाद में बात आती है जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इसको देखिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, ये जगह यहाँ पे खाली है। तो इसने क्या किया, इसने इन्हीं 8 और 9 को इसने यहाँ पर कॉपी कर दिया, 8 और 9, और इसने उनको आपस में यहाँ पर ऐड कर दिया। 5 + 8 इज 13 और 7 + 9 कितना होता है 16। और यही आंसर देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा वेक्टर हैं और उनके अंदर हमारे भिन्न भिन्न नंबर्स हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि पहले डेटा वेक्टर में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं 4 और दूसरे डेटा वेक्टर में कितनी संख्याएं हैं 2, लेकिन ये हमारा इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है। एग्जैक्ट मल्टीपल का मतलब क्या है, 2 × 2 है 4 है या 2 × 3 6 हो सकता है, और इसीलिए ये जो हमारा ऑपरेशन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो आपको मेन बात समझना ये है कि अगर हमारे पास 2 डेटा वेक्टर अलग अलग साइज़ के होते हैं, लेकिन एक डेटा वेक्टर की लंबाई छोटी होती है और एक अगले की बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी बड़ी लंबाई है वो हमारी छोटी लंबाई वाले डेटा वेक्टर में जितने एलिमेंट्स हैं उनका एग्जैक्ट मल्टीपल होती है। तो ये हमारे एलिमेंट्स आपस में एक के बाद एक रिपीट करते जाएंगे और ये काम हमारा आगे होता जाएगा। राइट।
अब इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं और दिखाते हैं कि अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डेटा वेक्टर लिए हैं और एक डेटा वेक्टर की लंबाई है 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, और दूसरा डेटा वेक्टर की लंबाई हमारी है 3 और उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 8, 9 और 10। अब जिस आइडिया को, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि हमने ये 4 नंबर लिए 2, 3, 5, 7 और इसमें मैंने 8, 9 और 10 को मैंने ऐड करने की कोशिश करी। तो ये देखिए अपने आप से ऐड हो गया और यहाँ पे 2 + 8 10, 3 + 9 12 और 5 + 10 15 हो गया। तो क्या हुआ, ये पूरा डेटा वेक्टर आया और इसने ये जो पहले 3 वैल्यूज़ पर, पहली 3 पोजीशन पर 3 नंबर थे वहाँ पर एडिशन कर दिया। अब एक एलिमेंट बच गया यहाँ पे हमारा 7। अब जब हम 7 के नीचे आते हैं तो इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ब्लैंक था। तो उसने क्या किया, इसने इस 8, 9, 10 को यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करी और इसने यहाँ पे लिख दिया 8। आगे ये यहाँ पर 9 और 10 को भी लिखेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब हमारा 7 + 8 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे आंसर 15 आ जाएगा और चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ये यहाँ पे छोड़ देगा और ये हमको उत्तर दे देगा। ये जो मैंने लिखा यहाँ पे आया है 10, 12, 15, 15। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा ये वाला ऑपरेशन हो रहा है 2 + 8, 3 + 9, 5 + 10 एंड 7 + 8। लेकिन इसके साथ में आप अगर देखेंगे यहाँ पर उसने आपको एक वार्निंग भी दी है। ये वार्निंग का क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा है, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। ऑब्जेक्ट लेंथ हमारी क्या है, ये हमारे हर एक डेटा वेक्टर में कितने नंबर्स हैं, ये उनकी संख्या है। तो पहले डेटा वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं, 4, और दूसरे डेटा वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं, 3, राइट। तो आप ये देखोगे उसमें कि ये जो 3 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 होता है 3 और 3 × 2 होता है 6, अर्थात ये जो 4 हमारा 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। इसीलिए ये आपको वार्निंग दे रहा है। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि ये आपको चेतावनी दे रहा है कि भाई देख लीजिए, आपने डेटा देने में कोई गलती तो नहीं करी है। तो हमारे पास 2 तरह के मैसेज होते हैं, एक होता है वार्निंग और एक होता है एरर। तो वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना कि हम, वो आपका कार्य तो कर देगा लेकिन आपको ये इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देख लीजिए, गलती आपसे हो रही है या गलती हमसे हो रही है, या आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा होता है हमारा एरर, जब हम कोई गलत कमांड देंगे जहां पर हमारा आर काम ही नहीं कर सकता है, वहां पर हमारी इसमें से एरर हो जाती है, उसमें से हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जब भी हमारा एक डेटा वेक्टर की लेंथ अगले डेटा वेक्टर की लेंथ का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा, वहाँ पर हमको ये वार्निंग मैसेज भी आता है। और वार्निंग मैसेज को आपको देख करके समझना है कि यहाँ पे सच में दूसरे डेटा वेक्टर में 3 ही वैल्यू हैं उदाहरण के लिए, या आप एक वैल्यू को देना भूल गए हैं। जो भी सही है आप उसको ठीक कर लीजिए, अगर ये ठीक है तो आप इसमें से आगे बढ़िए, राइट। तो अब हम देखिए, आपको आगे बढ़ने के पहले, आपको सब्ट्रैक्शन दिखाने के पहले इन ऑपरेशन को जरा एक बार आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली 2, 3, 4, 5 और उसके अंदर मैंने सपोज 20 को ऐड कर दिया। तो देखिए क्या होगा, हर एक नंबर 2, 3, 4, 5 पर 20 ऐड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 22, 23, 24, 25। और इसी में आप अगर देखेंगे कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 2, 3, 4, 5 और इसके अंदर अगर हम मान लीजिए प्लस C 12, 13, 14, 15 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर। हर एक जो पहली पोजीशन का एलिमेंट है 2, वो दूसरे डेटा वेक्टर की पहली पोजीशन का एलिमेंट 12 में ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 14। उसी तरीके से हमारे बाकी 3, 3, 4, 5 हमारे 13, 14, 15 पर क्रमशः ऐड हो जाएंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा 16, 17, 18 और 20, राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम जैसे लेते हैं 2, 3, 4, 5 और हम एक और डेटा वेक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ हमारी है 1 और 2, एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर आ जाएगा हमारा कितना आना चाहिए, 2 और 3 पर पहले 1 और 2 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 और 5,
और फिर से हमारा 4 और 5 के ऊपर हमारा, इस 4 और 5 के ऊपर हमारा फिर से 1 और 2 ऐड होगा, तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए 5 और 7। तो देखिए इसका उत्तर क्या आता है, ये तो आया 3 5 5 7। और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे इसकी लेंथ को अगर हम चेंज कर दें, मैंने इसको 3 कर दिया, तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 ये जो 3 नंबर हैं ये आपके इसके पहले डेटा वेक्टर के 3 नंबर हैं 2 3 4 पर ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 3 5 और 7। अब जो हमारा एक नंबर बचेगा 5, यहाँ पर हमारा फिर से पहली पोजीशन का नंबर एक ऐड हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 6। और लेकिन साथ में वार्निंग भी आना चाहिए। देखिए हो रहा है, देखिए वही आ गया 3 5 7 6 और साथ में वार्निंग आ गई, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका जो भी इंटरप्रिटेशन करना है और आपको समझना है कि आपका आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी हमारे आर सॉफ्टवेयर के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसका फंडामेंटल बता दिया है। अब जिस तरीके से हमारा एडिशन हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है, उसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो हम आपको देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, लेकिन उन उदाहरण के पीछे जो हमारे कैलकुलेशंस के फंडामेंटल हैं वो हमारे वही रहेंगे जो हमारे पहले थे। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लिया कि जिसकी लेंथ है 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं 2 3 5 7, और इसमें से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 में हर एलिमेंट पर हमारा -2 हो जाएगा, राइट। और हमको आंसर क्या मिल जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3 एंड 7 में से 2 गया 5। और देखिए ये उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप अगर 2 डेटा वेक्टर लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपने पहला डेटा वेक्टर लिया जिसकी लंबाई थी 4 और दूसरा डेटा वेक्टर लिया जिसकी लंबाई थी 4। तो अब जब भी आप यहाँ पे 2 3 5 7 को 2 -3 4 1 करेंगे, तो यहाँ पे इसका माइनस साइन यहाँ पे हर एक एलिमेंट में हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और आपको आंसर मिल जाएगा 2 में से 2 गया 0, 3 -3 आपका हो जाएगा 6, और उसके बाद 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, राइट। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे एक में हमारी संख्या है 4 और दूसरे डेटा वेक्टर में जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये हमारे आपस में एग्जैक्ट मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 5 7 करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद में फिर से हमारा 1 और 2 रिपीट हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। यही उत्तर आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल वही थे जो हमने एडिशन में फॉलो करने की कोशिश करी थी। और ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल रहा है, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे उसी कार्य को फिर से करते हैं जो हमने एडिशन में किया था। हमने यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर लिए और दोनों की जो लंबाई है वो अलग अलग है और वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। तो जैसे मैंने पहला डेटा वेक्टर लिया, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, और दूसरे डेटा वेक्टर में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। अब इसमें से आप देखोगे कि 3 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो जब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन होगा, तो अगर हम कह दें यहाँ पे 2 3 5 7 में 1 2 3, तो पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर से हमारा -1 -2 -3 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा और आपका उत्तर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 1 गया 6। जो उत्तर आपको यहाँ पर ये मिला हुआ है। लेकिन साथ में जैसा मैंने पहले बताया था, आपको वार्निंग मैसेज भी आ रहा है कि आपको ये देखना है कि ये जो दूसरे एलिमेंट में 3 एलिमेंट हैं वो आपने गलती से चौथा एलिमेंट नहीं दिया या आपका डेटा ही ऐसा है, राइट। उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात भी करते हैं, तो जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा ऑपरेटर काम कर रहा था, वही कार्य हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी करेगा। जैसे कि हम एक अपना एलिमेंट लेते हैं 2 3 5 7, एक डेटा वेक्टर है जिसमें 4 एलिमेंट है और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि ये जो 3 होगा ये हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे हमारा 2 × 3, फिर 3 × 3, 5 × 3 और 7 × 3 हमारा हो जाएगा, और इसका उत्तर मुझको 2 × 3 6,
3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21 उत्तर मेरे को मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास दो डेटा वेक्टर लेते हैं जिनमें से दोनों डेटा वेक्टर की लंबाई हमारी बराबर है, 4 4 है, एक में है 2 3 5 7 वैल्यूज़ और दूसरे में है -2 -3 -5 8, तो इसमें भी यही होगा हमारा। ये हमारे दो डेटा वेक्टर हैं 2 3 5 7, अगला हमारा है -2 -3 -5 एंड 8, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू -2 इज़ -4, 3 इंटू -3 इज़ -9, 5 इंटू -5 इज़ 25, 7 इंटू 8 इज़ 56, राइट। तो इस तरीके से जिस प्रकार से हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ था उसी तरीके से यहाँ भी हमारा एलिमेंट वाइज या पोजीशन वाइज हमारे मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगे। और इसी में अगर हम दो डेटा वेक्टर लेते हैं जिसमें से एक डेटा वेक्टर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और दूसरे डेटा वेक्टर में 2 एलिमेंट हैं, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट मल्टीपल लेंथ है, तो इसमें से क्या होगा कि हमारा जो 2 3 5 7 है इसमें सबसे पहले 8 और 9 मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में 8 और 9 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 8 आ जाएगा 16, 3 इंटू 9 आ जाएगा 27, 5 इंटू 8 आ जाएगा 40 एंड 7 इंटू 9 आ जाएगा 63, और यही उत्तर देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है और जो हम आपको आगे करके दिखाएंगे तो उसमें से आपको इस समझ में आ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे दो डेटा वेक्टर लेते हैं जिसमें से एक की लंबाई है 4 2 3 5 7 और दूसरा डेटा वेक्टर है इसकी लंबाई है 3 8 9 10, तो उसमें से क्या होगा यही कि अगर हम 2 3 5 7 अगर हम लिख रहे हैं तो पहले तीन एलिमेंट्स को 8 9 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसके बाद में हमारा अगला एलिमेंट आएगा 8 9 10, लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देगा और 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, 3 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 27, 5 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 50, 7 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 56, लेकिन साथ में हमारा ये वार्निंग मैसेज भी आएगा, राइट। और यही इसका स्क्रीनशॉट भी है, जब आप इसको आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करोगे तो आपको देखिए यही आउटकम वहाँ भी मिल जाएगा। उसी तरीके से हम जब डिवीज़न की बात करते हैं तो उसमें से क्या होगा कि अगर हम एक डेटा वेक्टर लेते हैं जिसकी लंबाई है 4 2 4 6 8 और यहाँ पे अगर हम इसको 2 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ऑब्लिक 2, तो आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट हमारा ऑपरेटर है हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2, और उत्तर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4। उसी तरीके से अगर हम दो डेटा वेक्टर लेते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीपल लेंथ हमारी है, तो एक डेटा वेक्टर में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे डेटा वेक्टर में 2 एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो C23 है ये इसके पहले 2 एलिमेंट्स पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और यही एलिमेंट जब हमारा आगे आएगा ये हमारा 4 और 9 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो हमको उत्तर मिल जाएगा, जब हमारा 2 और 6 को हम 2 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और जब हम 4 और 9 में 2 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2 और 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और यही कार्य अगर हम अपने दो डेटा वेक्टर पे करते हैं जहाँ पे दोनों की लेंथ एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो जैसे हमने उदाहरण लिया जहाँ पे पहले डेटा वेक्टर में 4 एलिमेंट हैं 2 6 4 9, दूसरे डेटा वेक्टर में 3 एलिमेंट हैं 2 3 4, तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये हमारे पहले 3 एलिमेंट्स को पहले एक साथ ले लेगा, और फिर से जब ये आगे आएगा तो ये पहले एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 और 4 के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका ऑपरेशन 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 4 और 9 डिवाइडेड बाई 2 कर देगा, लेकिन साथ में ये आपको वार्निंग मैसेज भी दे देगा, राइट। तो आपने देखा कि ये इसमें सारे ऑपरेशंस हमारे बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जिस प्रकार से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी था, राइट। और देखिए ये आपका इन्हीं ऑपरेशन का स्क्रीन शॉट भी है, राइट। आप इसको उसमें आर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद में हम अपने पावर ऑपरेटर की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि अगर मुझको 2 क्यूब अगर लिखना होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 हैट 3 या 2 डबल स्टार 3 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम अपने डेटा वेक्टर के फॉर्म में करते हैं तो देखिए क्या होगा। मैंने पहला डेटा वेक्टर लिया जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं
2357 और इसको मैंने हैड 2 किया अर्थात स्क्वायर किया। तो ये जो स्क्वायर ऑपरेटर है ये हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, राइट। और ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। इसका उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49। और यही कार आप अगर हैड की जगह अगर 2 स्टार के साइन भी लगा देंगे तो भी देखिए यही कार होगा। ये हर एक ऑपरेटर में हर एक एलिमेंट के साथ में स्क्वायर लगा देगा। आपको 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49 मिल जाएगा। आपने देखा कि पावर ऑपरेटर का भी जो ऑपरेशन काम करने का तरीका है वो उसी तरीके से है जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर था, राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर लेते हैं जिनकी हमारी लेंथ अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर लिए हैं जिसमें से एक की लेंथ हमारी है 4, 2, 3, 5, 7 उसके नंबर हैं, और दूसरा डेटा वेक्टर हमारा है 2 लेंथ का है 2 और 3। तो जिस तरीके से पहले हमारे ऑपरेशन हुए थे वही ऑपरेशन यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले ये C23 हमारा इन जो भी हमारे पहले 2 एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर से हमारा C23 ये यहाँ पर आएगा और ये हमारा 5 पे स्क्वायर हो जाएगा और 7 पर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जो हमारा आउटकम होगा वो हमारा 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 क्यूब का आउटकम हमें को यहाँ पे 427, 25 और 343 मिल जाएगा। और इसी कार को अगर हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 डेटा वेक्टर हैं लेकिन उनकी लेंथ एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो क्या होगा? पहले डेटा वेक्टर के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं और दूसरे डेटा वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये जब यहाँ पर उठ करके आएगा तो भी यहाँ पर उसी तरह के ऑपरेशंस होंगे। पहली वैल्यूज़ में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और जो 2, 3, 4 वैल्यूज़ हमारी हैं ये इनकी यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 3 और 4। अब इसके अलावा जब यहाँ पे फिर से ये वैल्यू हमारी रिपीट होगी तो 7 का तो स्क्वायर हो जाएगा लेकिन उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये आपको उसके लिए वार्निंग मैसेज दे देगा और इसका जो आउटकम आएगा वो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 की पावर 4 और 7 स्क्वायर, और जिसका आपको उत्तर मिल जाएगा 4, 27, 6, 25 एंड 49। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो अब हम आपको ये सारे ऑपरेशन पहले एक बार आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया C1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस सपोज अगर 10, तो देखिए -10 अगर किया अगर तो देखिए ये आपका -9, -8, -7, -6 हो गया। और इसी चीज़ को अगर हम फिर से रिपीट करते हैं C1 2 3 4 और उसको साथ में अगर हम माइनस करते हैं C2, 4 से, तो देखिए इसमें सिर्फ एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो जाएगा। ये जो 2 और 4 है सबसे पहले 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो बाकी आगे के जो 2 नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट। उसी के साथ में अगर हम यहाँ पे C1 2 3 4 के साथ में अगर हम माइनस अगर हम करते हैं C सिर्फ 4 5 6 7 को देखिए यहाँ पर ये भी आपको हर एक वैल्यू को 1 -3 2 -5 3 -6 4 -7 कर देगा और आपको ये उत्तर -3 करके मिल जाएगा। और इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए अगर हम एक वैल्यू को डिलीट कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, इसने 4 5 6 को इसने 1 2 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो चौथी वैल्यू थी 4 इसको उसने 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उत्तर आ गया आपका -3 -3 -3 और 0, लेकिन साथ में इसने आपको वार्निंग मैसेज भी दे दिया, राइट। अब इसी कार को अगर हम मान लीजिए कि अपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर करना चाहते हैं तो अगर हम डेटा वेक्टर ले लें 1 2 3 4 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सपोज 10 से, तो आप देखोगे तो इसमें 10 को उसने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उत्तर आ गया 10 20 30 40। और यहीं पे अगर आपने इसको 1 2 3 4 को अगर आपने 2 डेटा वेक्टर ले लिए 10 और 20 और उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या उत्तर आ गया, 10 20 को उसने पहले 1 2 से मल्टीप्लाई किया, उत्तर आ गया 10 1 40, फिर उसने 3 4 को उसने 10 और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, उत्तर आ गया 3 × 10 30 और 4 × 20 80। और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दोनों डेटा वेक्टर की लेंथ को अगर हम सेम कर देते हैं तो 2 और 5 को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि
पहली वैल्यू को 10, दूसरी वैल्यू को 20 और तीसरी वैल्यू को 2 और चौथी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उत्तर आ जाएगा 10, 40, 6, 20। और इसी में अगर हम किसी एक वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं दूसरे डेटा वेक्टर में, जैसे कि हमारी एग्जैक्ट लेंथ का अजम्पशन वैलिड नहीं रहता है, तो यहाँ पे ये 10, 20 और 2 को ये 1, 2, 3 से वो मल्टीप्लाई कर देगा और 4 को ये 10 से मल्टीप्लाई कर देगा ये, राइट। तो ये देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे डिवीज़न की बात करते हैं। हम यहाँ पे 4 वैल्यूज़ का एक डेटा वेक्टर ले लेते हैं, 12, 14, 16, 18, और इसको हम मान लीजिए कि 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, इसका हर एक एलिमेंट के ऊपर 2 से डिवीज़न हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 6, 7, 8, 9। और इसी में अगर हम मान लीजिए अपनी इस वैल्यू को, जो हमारी एक स्केलर वैल्यू मैंने ली है 2, इसको अगर हम मान लीजिए एक डेटा वेक्टर से C24 से रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा, यह जो 24 है ये हमारा सबसे 12 और 14 पर डिवाइड होगा, उसके बाद में 16 और 18 पर डिवाइड होगा, और आप अगर देखोगे तो आपको उत्तर ये मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप अपने अगर दूसरे डेटा वेक्टर की, जिसकी आपने अभी तक लंबाई ली थी 2, अब इसको हम 4 कर देते हैं और दूसरा वेक्टर हमारा C2, 4, 5, 6 हो जाता है। तो इसको आप अगर देखिए पहले डेटा वेक्टर से डिवाइड करेंगे तो इनकी जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, स्थिति हैं, उनके अनुसार इनका डिवीज़न हो जाएगा और आपको देखिए ये उत्तर मिल जाएगा। और इसी के अंदर अगर आपने दूसरे डेटा वेक्टर में अगर आपने 4 की जगह 3 वैल्यूज़ को कर लिया तो आपको इनका डिवीज़न हो जाएगा। यह 2, 4, 5 जो है ये आपका 12, 13, 14, 16 से डिवाइड हो जाएगा और साथ में आपको 18 जो है ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से अब हम अगर आपको अपने पावर ऑपरेशन की बात अगर हम करके दिखाते हैं तो देखिए 2, 3, 4 और 5, इसको अगर हम पावर ऑपरेटर अगर हम ले लेते हैं 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का। अब इसमें से अगर हम अपने इस जो हमने स्केलर लिया है 2, इसको हम एक डेटा वेक्टर से 2, 3 से रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा 2, 3 पहले हमारे यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, और फिर से हमारा ये 2, 3 हमारा इस 4, 5 पर आएगा और हमारा उत्तर बन जाएगा 4 स्क्वायर और 5 क्यूब, राइट। और इसी में अगर हम 2, 3 की जगह अगर हम यहाँ पे 2 की जगह अगर हम 3 वैल्यू ले लेते हैं 2, 3, 4 अपने दूसरे डेटा वेक्टर में और इस ऑपरेशन को करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको ये जो 2, 3, 4 है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 इज पावर ऑफ 4 और 5 के ऊपर आ जाएगी पावर आपकी 2, लेकिन ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो इसने आपको साथ में वार्निंग मैसेज दे दिया। और इसी में अगर आप यहाँ पे किसी चौथी वैल्यू को भी आप ऐड करते हैं दूसरे डेटा वेक्टर में तो आपको देखिए आपको उत्तर दे देगा। ये उत्तर काहे का है, 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 इज पावर ऑफ 4 एंड 5 इज पावर ऑफ 5, ये उसका उत्तर है, लेकिन यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया है, राइट। तो यह जो इसकी कैलकुलेशन करने की प्रक्रिया है ये आपको समझना है फंडामेंटल तरीके से। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी अपनी, जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे कि बड़े बड़े जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं वो आपके बहुत आसानी से और बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में उनकी जो इसका लंबाई होगी उसी कार्य को करने के, प्रोग्राम को लिखने की, वो बहुत कम होगी। ओके, तो इस कैलकुलेशन के बाद में हम आपको एक और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं जो हमारे आर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमारी है बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शंस माने क्या होता है? फंक्शंस को आप ऐसे मान लीजिए कि मोटी मोटी भाषा में फंक्शन का मतलब होता है प्रोग्राम। जिस तरीके से हम अपने कोई भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, उसी तरीके से हम आर की भाषा में हम उसको कहते हैं कि हम फंक्शन लिख रहे हैं। तो कुछ हमारे बहुत ही पॉपुलर काम होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने प्रोग्राम्स को पहले से लिख दिया है और उसी को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और ये फंक्शंस हमारे जो हमारा पैकेज है आर का, उसके अंदर ये समाहित होते हैं, राइट। उसके अलावा इन फंक्शंस के अंदर खास बात क्या है कि ये फंक्शन के अंदर जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जो हमने अभी यहाँ पर बात करी है। जिस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर भी हमारे फंक्शंस होते हैं।
तो अब हम यहाँ पे आर के अंदर जो हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो फंक्शन जैसे मैंने बताया कि ये हमारे कुछ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके का कार्य करते हैं। एक खास तरीके का कार्य करने के लिए खास तरीके के फंक्शंस बना लिए गए हैं, और ये हमारे गणित के सामान्य प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये स्केलर और डेटा वेक्टर्स के ऊपर वैसे ही काम करते हैं। अब स्केलर और डेटा वेक्टर्स में जो हमारे गणित के जो ऑपरेशन आर सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं उसके बारे में अब आपने समझ लिया है, तो आगे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। लेकिन उसमें से आगे जाने के पहले मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, सपोज 1.2, 3.4 और -7.8, और इसकी मुझको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका कमांड है min, MIN। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे min और पैरेंथेसिस में 1.2, 3.4, -7.8। और आपको पता है कि इन 3 वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -7.8, तो आपका उत्तर -7.8 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दें कि यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1.2, 3.4 और -7.8, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी सी कमांड को यूज़ नहीं किया है। और पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अगर आर सॉफ्टवेयर में कंसीडर कराना है तो उनको हम हरदम सी कमांड के साथ में देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस बात को समझने के लिए चलिए हम एक काम करते हैं, इसी उदाहरण को हम सी कमांड के साथ में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इन्हीं 3 वैल्यू को मैंने यहाँ पे सी कमांड के साथ में लिख लिया, और जब इसके ऊपर मिनिमम ऑपरेटर किया तो भी इसकी वैल्यू हमारी -7.8 आ गई। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 ऑपरेशंस मैंने किए हैं बिल्ट इन फंक्शंस पे। एक के साथ में मैंने सी कमांड को इस्तेमाल किया है और दूसरे के साथ मैंने सी कमांड को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है और उत्तर सही भी है। अब एक सवाल आता है कि क्या हमको सी कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम आपको कुछ कमांड ऐसे दिखाएंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है तो वह खाली पहली वैल्यू को ही लेंगे, और जब आप किसी बड़े प्रोग्राम में आप उनको अगर यूज़ करने की कोशिश करोगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, तो उनका उत्तर तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि वह उत्तर सही है कि गलत है। तो अगर आपने सी कमांड को अगर इस्तेमाल किया है तो इस बात की गारंटी होती है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करके आपको उत्तर दिखाया गया है। लेकिन अगर हमने सी कमांड को यूज़ नहीं किया है और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंसीडर किया है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो उत्तर आ रहा है वो पहली वैल्यू को लेकर के आ रहा है या सारी वैल्यूज़ को लेकर के आ रहा है। इसलिए हमारा आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज और एडवाइस यही है कि जब भी कभी आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को इस्तेमाल करिए तो हरदम सी कमांड का यूज़ करिए, राइट। सो ऑलवेज यूज़ सी। इससे एटलीस्ट आपको ये गारंटी रहेगी कि आपके प्रोग्राम में कोई गलती नहीं हो रही है। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसके बीच में आपने किसी आउटकम को लिखा हुआ है, उसका आउटकम तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, वो आगे चलता भी जाएगा, लेकिन अंत में आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसका जो आउटकम आ रहा है वो सही है कि गलत है, राइट। इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे सावधान करने की कोशिश करी है। अब हमारे इस आर सॉफ्टवेयर में एक बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पर हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हमको मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हमारा फंक्शन होता है EBS, और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, चाहे वो स्केलर के फॉर्म में हो चाहे वो डेटा वेक्टर के फॉर्म में हो। उसी तरीके से किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे खाली SQRT का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से राउंडिंग करने के लिए उसको राउंडिंग करना है, अप डाउन करना है, उसके लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के फंक्शन होते हैं, राउंड, फ्लोर, सीलिंग इत्यादि। ऐसी अगर हमको किन्हीं नंबरों का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन निकालना अगर है तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट करने के लिए फंक्शंस होते हैं सम और प्रोड, PROD, राइट। लॉग फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के लॉग फंक्शन होते हैं। नेचुरल लॉग के लिए लॉग बेस 10 के लिए log 10, उसी तरीके से हमारा log 2 होता है। आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम इस तरीके से लिखते हैं e⁻⁴x,
उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है EXP। हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं। साइन के लिए SIN, कॉस के लिए COS, टेंजेंट के लिए TAN, कॉसेक के लिए A साइन, सेक के लिए A कॉस और कॉट के लिए A टैन। और उसी तरीके से हमारे जो हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, और उसी की जगह हमारे कॉसेक एक्स, सेक एच और कॉट एक्स की जगह हम A साइन एच, A कॉस एच और A टैन एच करते हैं। तो और ये हमारे खाली एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जब भी आप कभी अपने प्रोग्राम में किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक बार हेल्प में जा करके इन चीज़ों को देख लीजिए। राइट, अब हम आपको इन चीज़ों का कुछ यहाँ पे उदाहरण लेकर के दिखाते हैं कि यहाँ पर इनको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। राइट, अब देखिए, अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 निकालनी है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 4। तो मैंने खाली लिख दिया ABS -4। अब ABS फंक्शन को अगर मुझे एक डेटा वेक्टर के ऊपर भी देना अगर है तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज दी, -1, -2, -3, 4, 5, 3 वैल्यूज हमारी नेगेटिव हैं। तो इसके अंदर ये जो ABS फंक्शन हमारा हर एक वैल्यू पर आकर के ऑपरेट होता जाएगा। और ये हमारा जैसे ABS ऑफ -1, ABS ऑफ -2 और करते करते ये हमारा ABS ऑफ 5 का जो उत्तर होगा, ये मुझको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दे देगा। राइट, उसी तरीके से अगर हमको स्क्वायर रूट फंक्शन अगर निकालना अगर है, तो स्क्वायर रूट अगर 4 अगर लिखना अगर है, तो इसको मैंने SQRT 4 कर दिया, इसका उत्तर आ जाएगा 2। और अगर ऐसी अगर हमारे पास कोई डेटा वेक्टर है और उसके ऊपर अगर मैंने ये स्क्वायर रूट फंक्शन को लगाया, तो इसका जो आउटकम ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 25। राइट, और इसका उत्तर आ जाएगा 2, 3, 4, 5। राइट, उसी तरीके से अगर मुझको सम करना है, जैसे अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 2, 3, 5, 7 और इनका मुझे योग निकालना है, तो इसके लिए हमको अलग से प्रोग्राम नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे सिंपली खाली लिख देंगे सम SUM और पैरेंथेसिस में C कमांड का यूज़ करते हुए अगर हम 2, 3, 5, 7 कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर 2 + 3 + 5 + 7 का 17 आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, कि अगर हमारे पास 4 नंबर हैं 2, 3, 5, 7 और उनका अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना अगर है 2 × 3 × 5 × 7, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे PROD और उसका उत्तर मुझे मिल जाएगा 210। कैसे? 2 3 6, 6 5 30, 37 210। और उसी तरीके से अगर मुझे किसी नंबर का राउंडिंग करनी है, तो जैसे 1.23 की राउंडिंग करनी है, तो लिख देंगे राउंड 1.23 पैरेंथेसिस में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है, अगर हम राउंड करेंगे, तो कैसे उदाहरण के लिए राउंड 1.83, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो चलिए हम इन ऑपरेशन को आपको ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया एब्सोल्यूट ऑफ से हियर -9, तो देखिए उत्तर आ जाएगा 9। और यही एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम C कमांड के साथ में -1 -3 करेंगे अगर हम, तो देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा 1 3। और इसी में अगर हम एक पॉजिटिव वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, सपोज 6, तो आपको देखिए उत्तर 1 3 6 मिल जाएगा। राइट, उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट की बात अगर करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम कहते हैं 9, तो देखिए आपको मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा 3। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कर दें 3, तो देखिए उत्तर मिल जाएगा 1.732। और यही अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम किसी डेटा वेक्टर के फॉर्म में करते हैं 2 3 4, तो उत्तर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। राइट, और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास कई नंबर्स हैं, उनका मुझे सम करना है, मैंने कह दिया सम ऑफ C 2 3 4 5, तो देखिए ये आपको 2 + 3 + 4 + 5 का सम दे देगा ये। राइट, उसके बाद में अगर हम आते अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ सपोज मैंने 2 3 4 5 को अगर मैंने कर दिया अगर, तो ये 2 × 3 × 4 × 5 की वैल्यू आ जाएगी 120। राइट, और उसके साथ में हम आपको देखिए यहाँ पर ये भी एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला कमांड लिखा सम 2 3 4 5 और इसमें से मैंने कर दिया +10, तो देखिए सम 2 3 4 5 का उत्तर क्या आया है आपका 14। तो आपको 14 + 10 कितना आना चाहिए?
124, देखिए आ गया। और इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे सम 234 के साथ में अगर हम मान लीजिए जो प्रोडक्ट 234 आ रहा है उसको हम ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए उत्तर आ जाएगा 134। कैसे आ गया? प्रोडक्ट आपका था 120, सम था आपका 24 और ये आपका हो गया 134। तो इसी तरीके से आप अगर ये देखेंगे तो आपको ये सारे कार्य आपको दिखाई देते रहेंगे। उसी तरीके से मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। मीन हमारा जो फंक्शन है वो हमारा अर्थमेटिक मीन निकालता है। तो अगर हमने कह दिया मान लीजिए C1 2 3 का मीन देखिए कितना होगा, 3 2 1 का सम कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2। तो देखिए 2 आंसर आ गया। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी कमांड में जरा हम अपने इस सी कमांड को हटा देते हैं और हम खाली यहाँ पे मीन ऑफ 1 2 3 करते हैं। तो देखिए क्या उत्तर आता है, 1 आ गया। ये क्या हो गया? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप सी कमांड का इस्तेमाल करोगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा, और अगर आपने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है तो उत्तर तो मिल रहा है लेकिन वो गलत है। और अगर आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपने कोई लंबा सा प्रोग्राम लिखा है और वहाँ पे आपने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को वहाँ से निकाला है, उसको आपको आगे आपको इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कायदे से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू तो आनी चाहिए 2 जो आगे इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 जो आगे इस्तेमाल होगी, और आपके आगे आने वाले सारे कैलकुलेशंस आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ तो देखिए ये काम कर रहा है, लेकिन अगर हम यही बात अगर हम जैसे मैंने मिनिमम की वैल्यू में आपको दिखाया था कि मिनिमम ऑफ अगर हम कर दें 1 2 एंड 3, तो या अगर हम कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं 10 20 30, तो देखिए यहाँ पे क्या उत्तर आ गया 10। ये भी ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैंने सी कमांड का इस्तेमाल भी कर लिया अगर, तो देखिए तो भी इसका उत्तर हमारा सही आ जाएगा। तो अब मैंने आपको 2 उदाहरण यहाँ पे दिखा दिए। मीन में जब मैंने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा उत्तर गलत आ गया, और मिनिमम में जब मैंने सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया और किया तो हमारा दोनों केसेस में उत्तर सही आ गया। तो इसलिए इस तरह की जो हमारी समस्याएं होती हैं, इस तरह की जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हरदम सी कमांड का यूज़ करिए। उसमें एटलीस्ट एश्योरिटी है, गारंटी है कि आपका कैलकुलेशन का जो उत्तर होगा वो आपका सही आएगा। राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, और मैंने आपको इस आर सॉफ्टवेयर में जो हमारे डेटा वेक्टर के साथ में कैसे कैलकुलेशंस होते हैं उसके बारे में बताया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स, उसमें से हम क्या करते हैं, हमारे पास कई वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं और उनका सम करते हैं। अगर ये फंक्शन आपको यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको सिंपली खाली लिखना है SUM सम, और पैरेंथेसिस में सी कमांड का यूज़ करते हुए अपने नंबर्स देने हैं, और सी कमांड के जैसे आप बाहर आते हैं वहाँ पे खाली आपको #2 तो लिखना है। और अगर आप सोचिए अपनी बेसिक लैंग्वेज में अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर्स का प्रोग्राम लिखना अगर है, अगर आपको एक अच्छा खासा प्रोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा। तो यह एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है आर सॉफ्टवेयर में कि आर सॉफ्टवेयर या S+ सॉफ्टवेयर आने के पहले जिन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमको बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, वो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में, एक लाइन में हमारे सारे काम हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन आपका कार्य यहाँ से आरंभ होता है। आप अपने भिन्न भिन्न तरीके के उदाहरण लीजिए। आप जिस एरिया में काम करते हो, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, आप अपने एरिया का जिस तरह का डेटा होता है आप उसको लेने की कोशिश करिए। और इस तरह के जो भी हमने उदाहरण, मैंने तो यहाँ पे कुछ ही उदाहरण लिए हैं, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करिए और आप उसको देखिए कि जिस तरह का आउटकम आपको चाहिए क्या वो आपको मिल रहा है। मैंने आपको यहाँ पे खाली दो वैल्यूज़ के एग्जाम्पल लिए हैं, एक स्केलर, एक डेटा वेक्टर, या 2 डेटा वेक्टर। आप उसमें से उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए। आप 2 की जगह 2 से ज़्यादा डेटा वेक्टर लीजिए। आप उनको भिन्न भिन्न लंबाइयों के लीजिए। कहीं पर आपका एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, कहीं पर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा। आप उन एग्जाम्पल के साथ में आप ये जो बिल्ट इन फंक्शन है आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए।
इस तरीके से आपको जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब आप रियल प्रोग्रामिंग में आओगे, अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यूज़ करोगे, उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। तो चलते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करिए और हम आगे की तैयारी करते हैं और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।